हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हमारा सेटलमेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले जो बच्चे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके आगे आने वाले चैप्टर्स के और क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलती रहें। और इस चैनल अब मेरे चैनल पे आपको एसएसटी के शॉर्ट एमसीक्यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा है कि नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट ये दोनों के दोनों इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। इन दिस चैप्टर और इस चैप्टर में हम लोग कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक हमारा सेटलमेंट है। सेटलमेंट मीन्स ए क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेस। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह घरों का क्लस्टर या कहिए चाहे ग्रुप कहिए, दोनों का मीनिंग सेम है। घरों का एक जगह ग्रुप जो होता है उसी को सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहिए तो इसको एक तरह से बस्ती का वहाँ पर बसा हुआ होना। बहुत सारे घरों को घर मिल करके जो एक बस्ती बनाते हैं, तो उसी ग्रुप का क्लस्टर को सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट इज़ द प्राइमरी रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का प्राइमरी रेजिडेंस है सेटलमेंट। इन द एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स लेड ए लाइफ ऑफ फूड गैदरर एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। एंशियंट टाइम में यानी कि प्राचीन समय में ह्यूमन बींग जो थे वो एक फूड गैदरर की लाइफ जीते थे और फूड की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे डिड नॉट हैव ए परमानेंट सेटलमेंट एंड हैंस लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ। उनका कोई एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, परमानेंट कहीं एक जगह नहीं रहते थे, और इस कारण से उनका जो जीवन था वो कैसा था, नोमैडिक लाइफ था। नोमैडिक यानी कि घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। वे अपनी जितनी भी उनकी जो बेसिक नीड्स थी, जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का, इनकी भोजन, घर और कपड़े, ये सारी बेसिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड रहते थे। दस देयर सेटलमेंट्स वर टेम्प्रोरी। तो इस प्रकार से उनका जो सेटलमेंट था वो टेम्प्रोरी सेटलमेंट था, एक जगह वो नहीं रहते थे, कुछ दिन यहाँ रहे कुछ दिन वहाँ रहे, इस तरह से उनका सेटलमेंट चेंज होता रहता था। इन द पोस्ट स्टोन एज के बाद ह्यूमन बींग्स लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। ह्यूमन बींग ने एग्रीकल्चर और फार्मिंग की करना सीख लिया था। ग्रेजुअली द कंसेप्ट ऑफ सेटल लाइफ केम इनटू बीइंग। और धीरे धीरे जो सेटल लाइफ का कंसेप्ट था वो अब उनके जीवन में आने लगा था। द शेल्टर्स वर बिल्ड नियर द एरियाज वेयर लैंड कुड बी कल्टिवेटेड फॉर टेम्प्रोरी स्टे। तो घर शेल्टर्स जो होते थे, उनके जो आवास थे, घर, वो ऐसी जगहों पे बनाए जाते थे जहाँ पर खेती की जाती थी टेम्प्रोरी टाइम के लिए, वो घर को वहीं बनाया करते थे। और ये घर पेड़ों की ब्रांचेस से बने होते थे और उन्हें पत्तों से कवर कर दिया जाता था, और ये टेम्प्रोरी होते थे जब उन तक उनकी फसल तैयार हुई और उसको समेटा, खाया पिया और फिर वहाँ से निकल लिए और दूसरी जगह फिर उन्होंने अपना फार्मिंग के लिए दूसरा जगह चुना और फिर वहाँ पर उन्होंने अपना घर बसाया, इस तरह से। तो ये इनका जो सेटलमेंट था ये परमानेंट नहीं होता था उस समय। आफ्टर द स्टोन एज के बाद सेटलमेंट्स वर ऑक्यूपाइड सीजनली। सेटलमेंट्स जो थे वो अब सीजनली होने लगे, यानी कि कोई खास सीजन में लोग यहाँ रहते थे, फिर दूसरे सीजन में वहाँ रहे, इस तरह से सीजन के अकॉर्डिंग लोग अपनी बस्ती बसाने लगे। नाउ ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड चेंजिंग देयर सेटलमेंट्स विद द चेंज ऑफ सीजन। अब लोगों ने सीजन के चेंज होने के अकॉर्डिंग अपना सेटलमेंट चेंज करना शुरू कर दिया था। मतलब कि जो सीजन जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो उनको सूटेबल होती थी उसके अकॉर्डिंग से वो उस जगह पे चले जाते थे
और इस कारण से क्या हुआ कि जो जो उनका सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन था वहाँ पर रहने के कारण उस एरिया में सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा होने लगे और ज़्यादा क्लस्टर्स देखे गए। द डिस्कवरीज ऑफ फायर, आयरन एंड व्हील वर बिग स्टेप टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। तो जो आग, आयरन और व्हील की जो खोज हुई, ये सिविलाइजेशन की ओर एक बहुत ही बड़ी कदम था। द टूल्स बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड फार्मर्स स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स नियर द रिवर बैंक लाइक नील और इंडस। अब जो टूल्स थे वो और भी ज़्यादा नए तरीके से बनाए जाने लगे, शार्प बनाए जाने लगे और किसानों ने अब खेती करना शुरू कर दिया। और ये खेती वो नदी के किनारे में किया करते थे, जैसे कि नील नदी और इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी के किनारे करते थे। विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ साथ ह्यूमन बीइंग लर्न न्यू वेज ऑफ फार्मिंग। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव ने इन खेती करने के नए नए तरीके वो सीखता चला गया। नाउ दे स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ एज क्रॉप्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट केयर थ्रू आउट द क्रॉपिंग पीरियड। अब उन्होंने एक धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ में जीना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो क्रॉप्स वो लगाते थे तो उसके कांस्टेंट केयर के लिए लगातार जब तक फसल लगी हुई है तब तक उसकी केयर के लिए उन्हें वहीं पर रहना पड़ता था। इस कारण से उन्होंने अब एक धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू वांडर इन सर्च ऑफ फूड। अब उन्हें एक फूड के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जब खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसी से उन्हें काफ़ी मात्रा में फूड प्राप्त हो जाता था। एंड कुड अफोर्ड टू सेटल डाउन एट वन प्लेस। और इसके लिए उन्हें इस तरह से वो जो है एक जगह पर रहने के लिए रहना उन्होंने सीख लिया और रहने लगे। हैंस बिल्डिंग ऑफ परमानेंट शेल्टर्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड यूज ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर बिकम ए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रकार से अब परमानेंट जो है हाउसेज हैं, धीरे धीरे परमानेंट हाउसेज बनने लगे और जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा। मैन मेड फाइबर के कपड़े भी यूज़ करने लगे लोग। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट बन गए। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स हैव बीन एबल टू मॉडिफाई देयर नेचुरल इन्वायरमेंट एज पर देयर नीड्स। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही ह्यूमन बींग ने अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार मॉडिफाई करना, चेंज करना सीख शुरू कर दिया था। नाउ द सेटलमेंट्स प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम हार्श टेम्परेचर्स, चिली विंड्स, रफ टेरेंस एंड आल्सो गिव देम प्राइवेसी। अब जो सेटलमेंट्स थे उन्होंने ह्यूमन बींग को, मानव को बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर यानी गर्मी के से, चिली विंड्स ठंडी हवाओं से और रफ टेरेन से उनको प्रोटेक्ट करते थे और साथ ही उन्हें प्राइवेसी भी देते थे। With the expansion of agriculture activities, domestication of animals, mining and industrialization, the natural environment has been adversely affected. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बढ़ने से, जैसे जब खेती करने के लिए लोगों ने एरिया बढ़ाना शुरू किया, जानवरों को पालतू भी बनाया जाने लगा, माइनिंग होने लगी, इंडस्ट्रीज़ आने लगी, अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री इसकी स्थापना होने लगी, इस्टेब्लिश होने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव श्रंक द ग्रीन बेल्ट एरिया। तो जैसे जैसे जो टाउन्स और सिटीज़ का ग्रोथ होने लगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ने लगी, तो इससे क्या है, ग्रीन बेल्ट एरिया जो था वो श्रिंक होने लगा, वो सिकुड़ता चला गया। क्योंकि ये सब जब टाउन और सिटीज़ जब बढ़ने लगे तो पेड़ों को काट के, जंगलों को काट करके अब वहाँ पर टाउन सिटीज़ बनने लगी, इंडस्ट्री लगाए जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो ग्रीन बेल्ट एरिया है यानी कि पेड़ पौधे वाले एरिया जो है उन्हें ग्रीन बेल्ट एरिया कहते हैं, वो अब कम होने लगा। Pollution as well as defective methods of plowing have resulted in ecological imbalance, which is a matter of great concern to all of us. Pollution और साथ ही साथ खेती करने की जो कुछ गलत तरीके हैं, उन सब के कारण जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है, और जो कि हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इफ़ वी गो थ्रू द हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज, दैट इज़ द
इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं और पास्ट में जाते हैं और तो देखते हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई हैं वो सभी नदी घाटियों में ही, नदी के किनारे ही डेवलप हुए हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डेवलप हुए तो वो इंडस नदी के किनारे में ही हुई थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। आज भी, यहाँ तक कि आज भी वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है टाउन्स और विलेजेस के ग्रोथ के लिए। इन डिज़र्ट एरियाज एज वेल द हाउसेज आर क्लस्टर्ड अराउंड द सोर्स ऑफ वाटर। डिज़र्ट एरिया में भी घर उन्हीं उन्हीं वैसे ही जगहों पे ज़्यादा घर देखने को मिलते हैं जहाँ पर वाटर के सोर्सेज आसानी से उपलब्ध हों। दिस सोर्सेज में बी ए वेल, ए पॉन्ड और एन ओएसिस। तो ये सोर्सेज एक वेल, एक पॉन्ड और एक ओएसिस के रूप में हो सकते हैं। वेल यानी कि कुआं, पॉन्ड तालाब, और ओएसिस यानी कि रेगिस्तान में पानी एक जगह जगह कहीं भी खोद करके जो पानी निकाला जाता है तो उसको ओएसिस कहा जाता है। द सेटलमेंट्स दैट ग्रो अराउंड ए सोर्स ऑफ वाटर आर नोन एज वेट पॉइंट सेटलमेंट्स। तो ऐसे सेटलमेंट्स जो वाटर रिसोर्सेज के आसपास सेटल होते हैं तो उन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो है वेट पॉइंट सेटलमेंट्स। तो ऐसे सेटलमेंट्स को वेट पॉइंट सेटलमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है जो पानी वाले एरिया के आसपास सेटल होते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट्स के डेवलप होने में इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। प्लेन्स आर फेवरेबल लोकेशन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स। जो प्लेन्स है, मैदान वाले इलाके हैं, वो सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, बस्ती बसने के लिए वो बहुत ही फेवरेबल लोकेशन होता है। ऐसी जगहों पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि ऊबड़ खाबड़ वाले पहाड़ी एरिया में। उसकी तुलना में जो प्लेन वाला एरिया है, मैदान वाला एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा बसती हैं। इट इज़ easy to have a good transport network here, which makes it possible for the people to move easily from one place to another। क्योंकि ये बहुत प्लेन एरिया है इसलिए यहाँ पर गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट है, सामानों का ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए ये एरिया लोगों को ज़्यादा पसंद आता है सेटल होने के लिए। इन इंडिया मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ हैव डेवलप्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। भारत में बहुत सारे टाउन और सिटीज़ नॉर्दर्न प्लेन्स में डेवलप हुए हैं। इन दीज एरियाज सेटलमेंट्स आर मोर कम्पैक्ट। ऐसे एरिया में सेटलमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इन हाईलैंड एरियाज़, जो ऊंचाई वाले एरियाज़ हैं, पहाड़ी वाले एरियाज़ हैं, वेयर द नेचर ऑफ लैंड रेस्ट्रिक्टेड इजी मूवमेंट, जहाँ पर नेचर है और का जो नेचर वाला जो लैंड है वो इजी मूवमेंट को क्या करता है, कम कर देता है। हर जगह आना जाना पॉसिबल नहीं होता है पहाड़ी एरिया में। द पॉपुलेशन इज़ लेस, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होती है, वो बहुत कम होती है। इट रिजल्ट्स इन ए फ्यू एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। तो इसका रिजल्ट में क्या होता है कि वहाँ पर घर इधर उधर बहुत कम घने बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल साइट्स। सम साइट्स आर चूजन फॉर सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। कुछ साइट्स इसलिए चूज़ किए जाते हैं रहने के लिए क्योंकि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के कारण, कि वो एरिया जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब होता है, वहाँ पर रहने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि दीज आर कॉल्ड टूरिज्म बेस्ड टाउन। तो ऐसे एरियाज़ को टूरिज्म बेस्ड टाउन कहा जाता है, जो कि लोग घूमने के लिए जाते हैं ऐसी जगहों पर। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल्स। और ऐसी जगह जो है लोगों को वो कई तरह के रोज़गार प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें उनके रहने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, उन्हें घुमाना, इन सब चीज़ों से बहुत से लोगों को रोज़गार मिल जाता है, काम मिल जाता है। इन इंडिया श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ऊटी एट्सेट्रा आर सम ऑफ सच साइट्स। तो इंडिया में श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ऊटी, ये सब कुछ ऐसे ही साइट्स हैं। ऑल द फैक्टर्स यू जस्ट रीड आर रिलेटेड टू वन अनदर। आपने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं वे सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। व्हेन वी आर लुकिंग एट लैंड एज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर ए सेटलमेंट, वाटर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जब कभी हम एक लैंड की ओर को एक सेटलमेंट के रूप में देखते हैं तो हम वहाँ पर जो है पानी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि कहीं भी अगर कोई भी सेटलमेंट अगर हो रहा है तो पानी की भी वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है।
Similarly, the culture, the social setup and other environmental aspects are also important factors. साथ ही इसी तरह से कल्चर, सोशल सेटअप और भी इन्वायरमेंट के अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं उन इन सब का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है लोगों का या फिर सामान का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम पीपल नॉर्मली ट्रेवल ऑन फुट। पहले के टाइम में यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग नॉर्मली पैदल ही चला करते थे, पैदल ही वो ट्रैवल किया करते थे। दे यूज़ टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय कैरिंग देम देयर बैक और हेड। तो उस समय वो लोग कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो खुद ही ले जाया करते थे, अपने बैक पे रख के, पीठ पे रख के या फिर अपने सिर पे रख के। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील केम द ब्लॉक कार्ट। पहिए की खोज के बाद बैलगाड़ी का लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। विद द डेवलपमेंट ऑफ science and technology, the transport and communication facilities have grown rapidly. तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो फैसिलिटी है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा। द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ट्रांसपोर्ट किसी भी कंट्री को डेवलप करने में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ के लिए। द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। कि डेवलपमेंट की स्पीड कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है कि उस वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कैसी है। ए गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क helps the people to move from one place to another, which also influences the social development. एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आने जाने में मदद करता है और जिससे लोगों के बीच सामाजिक आदान प्रदान भी होता है। देयर इज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेस। किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वी नो दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन्स विद वन अनदर। हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटीज़ और टाउन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इट कैन हेल्प द पीपल टू सेंड द सरप्लस प्रोडक्शन टू डिफरेंट मार्केट्स एंड इन रिटर्न हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे लोगों को अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन है यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जब हो जाता है, जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, तो उसको डिफरेंट मार्केट्स में भेजने में उन्हें हेल्प मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। और इसके रिटर्न में क्या होता है कि कंट्री का जो इकोनॉमिक है वो ग्रोथ करता है, क्योंकि जब ये इसे सेल करते हैं दूसरी कंट्री में जाके तो वहाँ से उन्हें जो रिटर्न में मनी मिलती है तो वो हम अपने कंट्री में आती है, तो इस तरह से कंट्री का जो इकोनॉमी है वो ग्रो करता है। One of the reasons for the backwardness of some regions of the world, such as Zaire Basin and tundra of